हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड। वेलकम बैक अगेन। सो वी वर डूइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और जो हमने लास्ट टाइम वीडियो कवर करी थी उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जाना था कि व्हाट एक्चुअली इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करके अब आप आइए लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पर हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ओम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। ठीक है। एंड वी विल आल्सो डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखो मैंने कल आपको जो पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें समझाया था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टॉ चेंज होता है। तो देखेंगे उसका रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। एंड लास्ट वी विल अंडरस्टैंड टर्म, अ पैरामीटर टू मेजर दिस विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ भी कर लेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। बहुत बेसिक, ठीक है, बहुत एलिमेंट्री है ये, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है फॉर अ कंडक्टर अंडर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, pressure and some other physical conditions, the current या the voltage difference across the conductor is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट ना। सो अगर मैं एक वोल्टेज पीस ऑफ कंडक्टर लूं जिसके एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? I, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V वोल्टेज का डिफरेंस है। ठीक है। ऑन रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट V इक्वल्स टू IR, और R क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस है ना। सो आफ्टर राइटिंग दिस इक्वेशन यू मस्ट बी थिंकिंग कि R जो होता है वो V और I पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। ये एलिमेंट्री मिस्टेक है जो सब बच्चे करते हैं। दे थिंक दैट R इज डिपेंडेंट ऑन V एंड I। इट इज नॉट द केस। जैसे आप वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, करंट भी उसी क्वांटिटी में या उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगा। सो ओवरऑल R रिमेन्स कांस्टेंट। R इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वोल्टेज और करंट। R इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की लेंथ कितनी है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी कि कौन सा मटेरियल है। कंडक्टर जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, ना कि V और I पे। ठीक, क्लियर। तो अगर ग्राफ की बात करें तो अगर हम V वर्सेस I का कर्व बनाएं, सिंस V is directly proportional to I, so this curve will give a straight line। और जिन भी कंडक्टर्स के लिए ये कर्व स्ट्रेट लाइन देता है इन्हें ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और जिन कंडक्टर्स में कर्व स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता उन्हें क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है। तो इस कर्व की अगर मैं स्लोप निकालूं, दिस इज द स्लोप tan थीटा। तो tan थीटा क्या है? यहां पर पोटेंशियल V2 और करंट I। ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल V1, करंट I। ठीक है। तो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप
इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आई, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट आर। तो स्लोप ऑफ V versus I curve gives resistance, ठीक है। एंड those materials which strictly follow Ohm's law are known as ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहाँ पर आते हैं? जब आप सेमीकंडक्टर डायोड्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स। दे विल डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर ऐसा पाथ शो करे या ऐसा वेरिएशन शो करे तो ये क्या हो गया? नॉन ओमिक है ना। इट इज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ, ठीक है। क्लियर? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैंने बोला कि V वर्सेस I का स्लोप तो क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं I वर्सेस V कर्व ड्रॉ कर दूं तो इसका स्लोप क्या देगा? V वर्सेस I कर्व का स्लोप देता है रेजिस्टेंस। सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं I वर्सेस V कर्व का स्लोप ड्रॉ करूं, मतलब कर्व ड्रॉ करूं और उसका स्लोप निकालूं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं I वर्सेस V कर्व का स्लोप ड्रॉ करूं, इसमें y एक्सेस में I है और x एक्सेस में V, तो ये जो स्लोप होगा tan थीटा, अब आपको पता है स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक। तो स्लोप इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, और यहाँ पर y कितना है अपना? y में है I और x में क्या है? तो हमें पता है कि v अपॉन I क्या होता है? R। तो I अपॉन V क्या होता है? G। G को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक है। मोर द रेजिस्टेंस लेसर इज द कंडक्टेंस, लेसर इज द रेजिस्टेंस मोर इज द कंडक्टेंस। तो द स्लोप ऑफ I वर्सेस V कर्व गिव्स कंडक्टेंस। स्लोप ऑफ I वर्सेस V कर्व गिव्स कंडक्टेंस, ठीक। इतना क्लियर? तो ये तो बड़ी बेसिक आसान सी बातें हुई। अब कक्षा 12वीं की कुछ बातें कर लेते हैं ना। कक्षा 12वीं की बातें अगर हम करें तो वी विल डिस्कस द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कि वेक्टर में ओम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, सो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आता कितना है? J इक्वल्स टू सिग्मा E। अब इन सारे सिंबल से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। व्हाट इज J? करंट डेंसिटी, है ना। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज सिग्मा? नथिंग बट कंडक्टिविटी, ठीक। क्लियर? चले आगे, चलिए लेट्स सी। तो इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें इसे डिराइव करना है तो सबसे पहले वी विल लीड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I इक्वल्स टू NEA dd, ठीक है। अब I अपॉन A को नीचे के जाते हैं नीचे, यहाँ क्या बचेगा? NE dd। नाउ यू कैन रिप्लेस I बाय A इंटू I बाय A बाय J, करंट डेंसिटी J, and E. What is VD? VD is nothing but E tau by M। ये कहाँ से आया? लेक्चर नंबर 2 से, ठीक है, जहाँ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। क्लियर? तो J कितना हो जाएगा? NE स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाय L, ठीक है।
क्लियर? खैर हमें ई के टर्म्स में रहने देना है, तो हम ई के टर्म्स में रहने देते हैं। क्लियर हो गया? अब जे इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और यहाँ क्या आ गया ई। तो कुछ कुछ फॉर्म में आ गया अपना, बस अब मुझे ये डिफाइन करना है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, क्लियर? अब आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो रेजिस्टिविटी कितनी होती है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना? ठीक, तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को किससे रिप्लेस कर दोगे? रेजिस्टिविटी से। तो जब रेजिस्टिविटी से रिप्लेस कर दोगे तो जे कितना आ जाएगा? ई बाय रो। तो ये भी एक रिलेशन है, या लिख सकते हो आप यहाँ से जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, बिकॉज सिग्मा इज 1 बाय रो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो वेक्टर फॉर्म कैसे, सिंस जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसे इक्वेट करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी क्या चाहिए थी मुझे? एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, दैट इज मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर इज द करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि सर्किट में करंट ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली ओम्स लॉ ही तो बता दिया इसने, दैट मोर द पोटेंशियल मोर इज द current. So this is the vector form of Ohm's law, which states that more is the electric field, more will be the current density. ठीक है, क्लियर, डन? चले आगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, देखता हूं यहाँ पर होंगे तो। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था। द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो क्या बोल रहे हैं? करंट डेंसिटी जे अपॉन ई। क्या बोलते हैं जे अपॉन ई को? सिग्मा, है ना? अभी तो पढ़ा हमने जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे बाई ई कितना हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। व्हाट इज सिग्मा? कंडक्टिविटी। एक नंबर बन गया आपके, है ना? ऐसे इजी क्वेश्चन भी आएंगे, देखो जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, ऐसा नहीं कि सारे धाकड़ क्वेश्चन डाल देंगे उसमें। तो उसमें हर लेवल के बच्चे के लिए हर टाइप का क्वेश्चन डाला जाता है। इजी क्वेश्चन भी होगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी होगा, और 5 से 10 नंबर के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, जिससे एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, एवरेज बच्चे में और थोड़ा मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे में। ठीक है, क्लियर? चले आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज कवर करना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अपना रंग रूप कैसे बदलती है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है आपके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेजिस्टिविटी का रिलेशन लिखना पड़ेगा। रो कितना होता है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो लेक्चर नंबर 2 देखा होना चाहिए। ठीक है, वहां से ये आपको रिलेशन प्रूफ भी करा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? ठीक, अच्छा, तो इसमें m कांस्टेंट है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होता नहीं है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। तो बदले बचे 2 पैरामीटर्स, वो कौन कौन से हैं? n और टाउ। व्हाट इज n? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये डेफिनेटली किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए n की वैल्यू हाई होती है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए n की वैल्यू मॉडरेट होती है, और इंसुलेटर्स में तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, टाउ, टाउ के बारे में भी बताया था मैंने, रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? और सब मटेरियल्स के लिए अपना अपना डिफरेंट वैल्यू होती है इसकी। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, है ना, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ठीक है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो
आउटर मोस्ट सेल से आज़ाद हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। बट ट्विस्ट है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑलरेडी 10⁻7 या 10⁻8 बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब इसमें से अगर आपने 1000 और बढ़ा भी दिए, ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है ये इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर बढ़ाने पे टॉ के साथ क्या होता है, टॉ क्या होता है, द टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कितना समय लिया या कितने समय तक वो रिलैक्स था, रिलैक्स स्टेट में था जब कोई कोलिजन नहीं हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। अब जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहा था इधर, टेम्परेचर बढ़ने से तेजी से निकला, तेजी से निकला तो टॉ क्या हो गया, डिक्रीज। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ये डोमिनेट करता है किसको, एन के इंक्रीज को। तो ओवरऑल रो के साथ क्या होगा, सिंस टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ डिक्रीज हो रहा है तो रो क्या होना चाहिए, इंक्रीज, बिकॉज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। टॉ डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो रो क्या होगा, इंक्रीज। मतलब मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यही कारण है कि जब हीट होती है तो हमारे जो डिवाइसेस होते हैं जैसे फ़ोन हो गया या कंप्यूटर होता है ये लैग करने लग जाते हैं, है ना, मतलब ये इनकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है हीट होने से, इसीलिए इनमें कूलिंग डिवाइसेस लगते हैं ताकि हीट को क्या कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। देखा होगा आपने लेटेस्ट फ़ोन्स में, लेटेस्ट लैपटॉप्स में, ठीक है, हमेशा एक कूलिंग डिवाइस आता है, फैन होता है जो क्या करे, इसका टेम्परेचर ऑल टाइम्स पे मेंटेन करके रखे ताकि ये लैग का प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले, ठीक है। ऑल क्लियर। बात करते हैं, अच्छा इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक, क्लियर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। अब कहानी पूरी सेम रहेगी, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, एन इंक्रीज हो गया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टाउ डिक्रीज हो गया। पर ये थोड़ा आम आदमी है सेमीकंडक्टर, इसके पास एन उतने ज़्यादा नहीं है जितने एक अमीर आदमी किसके पास, कंडक्टर के पास होते हैं। कंडक्टर के पास भरपूर मात्रा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अंबानी जी हैं वो यहाँ के, क्लियर। ये सेमीकंडक्टर जो है ये मिडिल मैन हमारे आपकी तरफ, तो इसके पास इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अचानक से लॉटरी लग गई इसकी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होगी तो वो ये टॉ का डिक्रीज है ना, उसे डोमिनेट करने लग जाएगा। सो दिस फैक्टर will dominate। ठीक है, और इसके डोमिनेट करने की वजह से क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। नाउ एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक, क्लियर। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये बेटर कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पूछोगे आपकी, यार इसका एग्जांपल भी बताओ। इसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में जो फायर अलार्म होता है ना, वो इसी का एग्जांपल है। अब फायर अलार्म में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ बीच में एक सेमीकंडक्टर डायोड लगा होगा जो कि कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब आग लगी अचानक से एक्सीडेंटली, तो आग लगने से उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो सेमीकंडक्टर डायोड पहले इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था
अचानक से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो वो बजर से कनेक्ट होगा, और बजर से कनेक्ट होगा तो अलार्म जोर जोर से बजेगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, उसका फायदा लेके हमने अलार्म सेटअप कर दिया। ठीक है, क्लियर। सो इट विल एक्ट एज फायर अलार्म। ठीक, अब बात करते हैं अलॉयस की। अच्छा, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इधर को टेम्परेचर बढ़ा, इधर रेजिस्टिविटी घटी। ठीक, बात करते हैं अलॉयस की। जैसे कॉन्स्टेंटन, निक्रोम, ये सब अलॉयज है ना। अब अलॉयज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। दैट इज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर there is almost there is negligible change in resistivity. तो अगर इनके लिए ग्राफ बनाए तो वो कैसा आएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर, ये अलॉयज के लिए। तो होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर, तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलो देखते हैं इस पर कोई क्वेश्चन आया था कि पिछले साल आपके। को मिला तो है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना। ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की। अब अभी अभी तो पढ़ा है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज नहीं आना चाहिए था, इंक्रीज आना चाहिए था। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा ही होगा। कंडक्टिविटी बढ़ाओगे इसका मतलब इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी को क्या कर दिया आपने, घटा दिया। और रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन सी सही सक बैठा है इनमें सबसे। ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप बट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। ठीक है, और लेंथ पे। ठीक, गॉट इट। तो जो अभी अभी हमने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इसको मैथमेटिकली या फिर एक पैरामीटर से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज अल्फा। तो अल्फा के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक, क्लियर। अब देखो, कोई अपने पास एक कंडक्टर है, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट है, जब टेम्परेचर कितना था, टी नॉट था या टी इनिशियल था। ठीक है, अब आपने क्या करा, टेम्परेचर चेंज कर दिया, टी इनिशियल से कितना कर दिया, इंक्रीज करके टी फाइनल कर दिया। तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आर फाइनल हो जाएगा ना। क्लियर। अब जो इसका चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, डी आर, व्हाट इज डी आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आया, ये डिपेंड करेगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट पे, और ये डिपेंड करेगा
चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज लाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगा, और जितना इनिशियल टेम्परेचर रहा, इनिशियल रेजिस्टेंस रहा होगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। कांस्टेंट का नाम क्या है, अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, मतलब डी आर कितना हो जाएगा, अल्फा आर नॉट डी टी। नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो लेट्स इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। कहाँ से कहाँ तक, आर को कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल। अब आर इनिशियल कितना ले रखा तुमने, आर नॉट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, आर फाइनल माइनस आर नॉट, और राइट हैंड साइड में अल्फा कांस्टेंट आर नॉट कांस्टेंट, बचा क्या, डी टी। ऑन सॉल्विंग फर्दर वी गेट आर एफ माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट, ये कितना हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, आर फाइनल माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा टी, ठीक। दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल डेल्टा टी। क्लियर। अब अगर कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता था, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था, तो डेफिनेटली आर फाइनल क्या होगा, आर इनिशियल से ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब अल्फा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, किसके लिए, कंडक्टर्स, है ना। और अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, आर फाइनल विल बी लेस देन आर नॉट। ऐसा क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट जाती है, घट जाती है तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू से छोटी आएगी। अब इनिशियल वैल्यू से अगर छोटी आएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और अगर अलॉयज की बात करें तो अलॉयज में अभी अभी हमने जाना था कि देयर इज नो इफेक्ट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो इस पे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्लियर। एनसीईआरटीज में भी कई क्वेश्चन दिए हैं इस टॉपिक पे, तो इसे भी नोट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चन लगा दें। ठीक, डन, चले, चलो फिर, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मैं कराऊंगा कुछ तुम करोगे होमवर्क में। क्या कह रहे हैं देखो, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या दे दिया, आर इनिशियल आर नॉट कितना दे दिया, 2.1 ओम, और टी इनिशियल कितना दे दिया, 27.5 डिग्री सेल्सियस, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब फाइनली रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर था, सिल्वर इज अ कंडक्टर, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी का भी इंक्रीज होना लाजमी था। टी फाइनल कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है डिटरमाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अब अल्फा कितना आता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल डेल्टा टी। अब वैल्यू रख दो, 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1, और डेल्टा टी कितना होगा, 100 माइनस 27.5, ठीक है। तो अल्फा कितना है, यह है तुम्हारा 2.7 माइनस 2.1, दैट इज 0.6 अपॉन 2.1 इंटू 100 में 27.5 गया, तो ये कितना आएगा, 72.5। तो बस इसे सॉल्व करना है तुम्हें ना।
ठीक है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करना और आंसर कमेंट सेक्शन में डालना। किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्योंकि यहाँ देखो आर फाइनल, आर 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 से आर ओम तो ओम कट जाएगा। डेल्टा टी किस में होगा? चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में, तो सेल्सियस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये डिग्री केल्विन इनवर्स में भी लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जो भी आएगा कमेंट में मेंशन करना आंसर। ठीक, क्लियर? देखो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मतलब आर नॉट कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आर नॉट कितना दे रखा है? 100 ओम। और टी इनिशियल कितना दे दिया? 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया? 117। ठीक है, और टेम्परेचर फाइनल पूछ रहा है। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे ना। फॉर्मूला क्या है? अल्फा कितना होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल और डेल्टा टी। तो यहाँ से मैं डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेल्टा टी कितना आ गया? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल दैट इज आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू अल्फा। तो ये हो गया 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू अल्फा कितना दे रखा है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये आएगा 17 अपॉन 100। 1.7 को कैसे लिख सकते हो? इंटू 10। 17 से 17 कैंसिल। कितना आ गया? 10 टू द पावर 5 अपॉन 100 दैट इज 10 टू द पावर 3, मतलब 1000। तो डेल्टा टी कितना आया? 1000। आंसर है क्या अपना? नहीं, हमें डेल्टा टी थोड़ी पूछा है, हमें क्या पूछा है? फाइनल टेम्परेचर बताओ। डेल्टा टी तो बड़ा सिंपल है ना, कितना होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो डेल्टा टी कितना आ गया इसमें से? 1000। टी फाइनल पूछा है, टी इनिशियल कितना था? 27। तो टी फाइनल कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 27 दैट इज 1027 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। एक फॉर्मूला से बार बार रिपीट करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? और बहुत अच्छा चांस है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप पे आए। अगर इसका लेवल बताऊं तो दिस कम्स अंडर मॉडरेट लेवल। ठीक है, क्लियर? अगर इसे डिफिकल्ट बनाना है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो एक और क्वेश्चन कॉपी करते हैं। The resistance of a platinum wire of the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point. Ice point कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज आइस पॉइंट? टी आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5.23 ओम। ठीक, when the thermometer is inserted in a hot bath resistance of the platinum wire is 5.795। मतलब R फाइनल कितना हो गया? 5.795। तो हमें क्या पूछ रहा है? टी फाइनल। अब कैसे करोगे? अल्फा तो दिया ही नहीं है, अल्फा निकाला जा सकता है ना। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे अल्फा कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करोगे? अल्फा क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल और डेल्टा टी। फाइनली कितना हो गया? 5.23। इनिशियली कितना था? 5 डिवाइड बाय 5। डेल्टा टी कितना हो गया? 100। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.23 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया?
23/5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं ना। 4.6 होता है 23/5, है ना। 5 4 20 और 0.6, ठीक है। आ गया भाई अल्फा। अल्फा आ गया तो बाकी काम तो ही जाएंगे। क्या निकालना है? आर फाइनल। तो आर फाइनल निकालना है तो कैसे निकालोगे? अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल और डेल्टा टी। सॉरी, डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू अल्फा। आर फाइनल कितना है? 5.73795। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.795 अपॉन आर नॉट। आर नॉट कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस में 5। और अल्फा कितना आया? 4.6 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा। 0.795 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4.6। तो एक हटा देते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 3 हटाने तो 1000 से। तो यहाँ ऊपर से बचेगा 795 इंटू 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 10⁻² अपॉन 5 इंटू 46। ठीक है, 5 तो काट देगा इसे, 5 1 ज़ा और 29, 5 ज़ा 25 और 4 9 ज़ा 45। तो 159 डिवाइड बाय 46 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस। दिस इज डेल्टा टी। ठीक है, अब आपको चाहिए टी फाइनल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो टी फाइनल कितना हो जाएगा? डेल्टा टी प्लस टी इनिशियल। अब टी इनिशियल तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये 159 अब 46 डिग्री सेल्सियस इतना आ जाएगा टी फाइनल। ठीक, क्लियर। सो एक क्वेश्चन और बचा है शायद। ये अब आप होमवर्क में करेंगे। ये मिक्स है थोड़ा सा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ओके, अलॉय निक्रोम। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 75.3। मतलब ये आर इनिशियल दे दिया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68। देखो, वोल्टेज दे दिया और करंट दे दिया, तो यहाँ से ओम्स लॉ का भी लगा सकते हो, और ओम्स लॉ लगा के क्या निकाल सकते हो? आई वी इक्वल टू आई आर। तो आई कितना होता है? वी बाय आर। ठीक है, या आर कितना होता है? वी बाय आई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वी बाय आई निकाल के आर फाइनल भी मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम एलिमेंट? और अल्फा दे रखा है, अल्फा गिवन है। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? अल्फा गिवन है, ठीक, और तुम्हें आर इनिशियल गिवन है, कितना है? 75.3। आर फाइनल भी गिवन है, कैसे? वी इक्वल टू आई आर। तो आर कितना होता है? वी बाय आई। वी 230 है और आई कितना है? 2.68। यहाँ से आर फाइनल भी निकल जाएगा। ठीक, और टी इनिशियल कितना है? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, या 25 भी ले सकते हो। बचा क्या? टी फाइनल। तो अल्फा के फॉर्मूले में लगाओगे, सारी वैल्यूज गिवन है, और आंसर क्या आएगा ये कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर हम अगली वाली क्लास में से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दैट वाज इट। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, लेक्चर नंबर 4, वहाँ पर हम रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक से एक क्वेश्चन करेंगे। उसकी तो दो क्लास लेंगे। ठीक है, और दोनों क्लासेस में क्वेश्चन कराएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक से एक कॉम्बिनेशन, इनफिनाइट लैडर सीरीज वाला। ठीक है, बाकी पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये कल वाली क्लास में करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ठीक।